नमस्कार। 4 फरवरी 2026 स्टॉक मार्केट में एक भूचाल सा महसूस किया गया। बिल्कुल। एक ही दिन में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से $285 बिलियन गायब हो गए। कोई वित्तीय संकट नहीं था, कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं, कुछ भी नहीं। वजह एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी की तरफ से आई एक अकेली प्रेस रिलीज। बस एक रिलीज। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक एआई टूल ने पूरी ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, और यहाँ भारत में हम सबके लिए इसका क्या मतलब है। इसे ट्रेडर्स सॉफ्टापोकलिप्स कह रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनियों का अंत। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस टूल से। ये आखिर है क्या भला जो इतनी तबाही मचा रही है? मेरा अंदाजा है कि ये सिर्फ एक और चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। ये कोई चैटबॉट नहीं है, ये है एक एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई? हाँ, जिसका नाम है क्लॉड कोवर्क। और देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बताता है। ये कोई असिस्टेंट नहीं है, ये कोवर्कर है, एक कोलीग। कोवर्कर मतलब ये सिर्फ मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि मेरे साथ काम करेगा। ये सुनने में थोड़ा अलग है। बिल्कुल। अब तक के एआई जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी, वो क्या करते थे? हमें सलाह देते थे, कोड का एक टुकड़ा लिखकर दे दिया या जानकारी समराइज कर दी। हाँ, मतलब आखिरी काम हमें ही करना पड़ता था। एग्जैक्टली। फाइनल एक्शन हमेशा इंसान का होता था। एजेंटिक एआई इसी लाइन को पार कर जाता है। आप इसे एक लक्ष्य देते हैं और ये उसे पूरा करने के लिए जरूरी सारे काम खुद ब खुद कर देता है। अच्छा। ये सिर्फ सलाह नहीं देता, ये काम को अंजाम देता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की जांच करनी है, तो ये टूल उसमें मेरी मदद कैसे करेगा? देखिए, यहीं पर तो सारा जादू है। आप उसे ये नहीं कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज 4 पढ़ो या इसमें रिस्क ढूंढो। आप उसे बस एक कमांड देंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करो और बताओ कि हमारी कंपनी के लिए क्या रिस्क है, बस। और फिर क्लॉड कोवर्क खुद से उस फाइल को खोलेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा, कानूनी भाषा को समझेगा, जोखिम वाले क्लॉज को हाईलाइट करेगा, उन्हें सुधारने के लिए नया टेक्स्ट ड्राफ्ट करेगा। अरे वाह! और आखिर में आपको देने के लिए एक आसान भाषा में ब्रीफिंग मेमो भी तैयार कर देगा। ये सब बिना किसी और कमांड के। इसे ही कहते हैं ऑटोनॉमस कैपेबिलिटीज। ऑटोनॉमस कैपेबिलिटीज मतलब ये पूरे वर्कफ्लो को खुद संभाल लेता है। बिल्कुल। वाह, मतलब ये काम करने के तरीके को ही बदल रहा है, और लगता है बाजार को ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। $235 बिलियन एक दिन में स्वाहा। ये रकम तो कतर, श्रीलंका और ओमान जैसे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। ये तो सुनामी थी। इसीलिए तो ट्रेडर्स ने इसे सास अपोकलिप्स नाम दिया। सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और अपोकलिप्स यानी प्रलय। सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए प्रलय? हाँ, ये उन कंपनियों के लिए प्रलय का दिन था जिनका पूरा बिजनेस मॉडल सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर पे टिका था। निवेशकों के मन में एक सीधा सा डर बैठ गया। क्या डर? डर ये कि अगर एक एआई एजेंट बिना सैलरी, बिना छुट्टी और लगभग मुफ्त में किसी इंसान का काम कर सकता है, तो कोई इन सॉफ्टवेयर कंपनियों को हर महीने हजारों डॉलर की महंगी फीस क्यों देगा? सही बात है। और इसका सबसे ज्यादा असर कुछ खास कंपनियों पर पड़ा, जैसे लीगल ज़ूम और थॉमसन रॉयटर्स। हाँ, इनके शेयर्स तो 15 से 19% तक गिर गए थे। तो निशाना इन्हीं पर क्यों साधा गया? क्योंकि इनका कोर बिजनेस ही कानूनी रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा है। ये वो काम है जिसे ग्रंट वर्क कहते हैं। मतलब उबाऊ और दोहराव वाला काम? बिल्कुल। जिसे करने के लिए कंपनियां या तो जूनियर वकीलों की फौज रखती थीं या फिर इन सॉफ्टवेयर का महंगा सब्सक्रिप्शन खरीदती थीं। अब जब ये नया एआई वही काम पलक झपकते ही कर सकता है, तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही खतरे में आ गया। तो निवेशकों को लगा कि इनकी कमाई का जरिया अब सूखने वाला है। हाँ, और उन्होंने तुरंत अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। पैनिक सेलिंग। सॉफ्टवेयर कंपनियों का गिरना तो चलिए समझ आता है, लेकिन इस कहानी का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है इसका कोलैटरल डैमेज। पैनिक यही नहीं रुका, इसने एनवीडिया को भी अपनी चपेट में ले लिया। उनके शेयर भी गिर गए। ये बात तो बिल्कुल ही इलॉजिकल लगती है ना? हाँ, पहली नजर में तो ये एकदम बेतुका लगता है। कोई भी सोचेगा कि एआई क्रांति से तो एनवीडिया को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। एग्जैक्टली। वही तो इस क्रांति को पावर देने वाली चिप्स बनाते हैं। वही तो। ये तो ऐसा है जैसे सोने की खदान मिलने पर कुदाल और फावड़ा बेचने वाली कंपनी को नुकसान होने लगे। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पर
बाजार का डर और लॉजिक आमने सामने आ गए और डर जीत गया। अच्छा। वॉल स्ट्रीट पर तर्क ये बना कि एनवीडिया की सबसे बड़ी ग्राहक कौन है? सॉफ्टवेयर कंपनियां। ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर कंपनियां ही संकट में होंगी, अगर उनका बिजनेस मॉडल ही खतरे में है, तो वो भविष्य में एनवीडिया से अरबों डॉलर की चिप्स क्यों खरीदेंगी? ये एक चेन रिएक्शन था। तो निवेशकों में भगदड़ मच गई, बस यहां से बाहर निकलो वाली मानसिकता। बिल्कुल, और इसमें आज की ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का। हाँ, कंप्यूटरों ने खबर देखी, कीवर्ड्स उठाए, सैस, थ्रेट, डिसरप्शन, और बिना सोचे समझे अपने आप शेयर बेचना शुरू कर दिया। इस एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ने गिरावट की आग में घी का काम किया। तो ये सुनामी अमेरिका से चलकर भारत तक भी पहुंची। यहाँ क्या असर हुआ इसका? असर लगभग तुरंत हुआ। खबर आते ही हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स 5 से 6% तक लुढ़क गया। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, सारी बड़ी कंपनियां, हमारी सारी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। इन्फोसिस का शेयर तो एक ही दिन में लगभग 8% तक गिर गया था। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिड कैप कंपनियां जैसे एलटीआई माइंडट्री और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, वो तो 7.5% से भी ज्यादा गिरी। तो इंडियन आईटी मॉडल इतना वल्नरेबल क्यों है? मुझे लगता है कि इसका लेना देना हमारे उस मशहूर टाइम एंड मटेरियल मॉडल से है, जहां हम घंटों के हिसाब से बिल करते हैं। क्या यही हमारी कमजोर कड़ी है? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। यही वो मॉडल है जो पिछले 2 दशकों से हमारी आईटी इंडस्ट्री की रीढ़ रहा है। लेकिन एजेंटिक एआई के दौर में ये गले की फांस बन सकता है। कैसे? हमारा मॉडल क्या है? हम आपको 100 डेवलपर्स देंगे जो 1000 घंटे काम करेंगे और आप हमें उन घंटों के हिसाब से भुगतान करेंगे। बहुत सरल और फायदेमंद मॉडल था। लेकिन अब अगर एआई की मदद से वही 1000 घंटे का काम सिर्फ 300 घंटों में पूरा हो जाता है, तो क्लाइंट बाकी के 700 घंटों के लिए भुगतान क्यों करेगा? नहीं करेगा। बिल करने योग्य घंटे यानी बिलेबल आवर्स वो सीधे सीधे कम हो जाएंगे, जिसका मतलब है कंपनियों का रेवेन्यू भी सीधे तौर पर कम हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में वॉल स्ट्रीट को बस यही सीधा गणित दिखाई दिया और बिकवाली का दौर शुरू हो गया। एक मिनट रुकिए, लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू नहीं हो सकता? ऑटोमेशन का क्लासिक तर्क तो यही है कि जब एक काम में मेहनत कम लगती है तो ये लोगों और पैसे को दूसरे काम करने के आजाद कर देता है। सही पॉइंट है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट कहे, बहुत अच्छा, आपने मेरा प्रोजेक्ट 300 घंटे में खत्म कर दिया, ये लीजिए 2 और प्रोजेक्ट जो मैं पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्या ये असल में बाजार को बढ़ा नहीं सकता? देखिए, ये एक बहुत ही वैलिड और लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, और शायद 5 साल बाद ऐसा ही हो। दक्षता बढ़ने से कंपनियां ज्यादा प्रोजेक्ट ले सकती हैं, जिससे पूरे बाजार का आकार बढ़ सकता है। लेकिन बाजार बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं। अभी वॉल स्ट्रीट को भविष्य का एक काल्पनिक फायदा नहीं दिख रहा है, उसे अभी का एक निश्चित नुकसान दिख रहा है। बिल्कुल। डर हमेशा इमीडिएट होता है, जबकि अवसर थ्योरेटिकल लगता है। इसलिए फिलहाल राजस्व घटने का डर ही हावी है। और ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं रही, इसकी लहरें पूरी वित्तीय दुनिया तक पहुंचे, है ना? हाँ, और ये हिस्सा इस कहानी को और भी फैसिनेटिंग बनाता है। ये सिर्फ आईटी कंपनियों का संकट नहीं रहा। ब्लैकस्टोन और केकेआर जैसी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों के शेयरों में भी 7 से 9% की भारी गिरावट आई। अच्छा, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर कंपनियों से क्या सीधा कनेक्शन है? सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन है। इन बड़ी वित्तीय फर्मों ने सॉफ्टवेयर कंपनियों को अरबों खरबों डॉलर का कर्ज दिया हुआ है। ओके। और यह कर्ज इस भरोसे पर दिया गया था कि इन सॉफ्टवेयर कंपनियों की हर महीने आने वाली सब्सक्रिप्शन फीस एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल आय का स्रोत है, जिससे वे आसानी से अपना कर्ज चुका देंगे। हाँ, लेकिन अब एंथ्रोपिक के टूल ने उस प्रिडिक्टेबल आय पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। सही बात है। तो अब अगर सॉफ्टवेयर कंपनियां अपना कर्ज चुकाने में नाकाम रहती हैं, तो कर्ज देने वाली ये बड़ी वित्तीय कंपनियां भी डूबेंगी। इसे बाजार की भाषा में कहते हैं रीप्राइसिंग ऑफ रिस्क। रीप्राइसिंग ऑफ रिस्क मतलब जो कर्ज कल तक सोने की तरह सुरक्षित माना जाता था, वो आज अचानक बहुत जोखिम भरा हो गया है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकती हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आपने किसी ऐसे घर के लिए लोन दिया है जिसकी नींव बहुत मजबूत है, लेकिन अचानक एक रिपोर्ट आती है कि वो घर एक भूकंपीय जोन में है। घर वही है, लेकिन उसका रिस्क प्रोफाइल पूरी तरह बदल गया है। लोन देने वाले बैंक को जैसी चिंता होगी, वैसी ही चिंता अब वॉल स्ट्रीट के बैंकरों को हो रही है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद हर कोई सोच रहा होगा, नौकरियों का क्या होगा?
देखिए, कोई सटीक आंकड़ा देना तो मुश्किल है कि इस एक टूल से कितनी नौकरियां जाएंगी, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल स्पष्ट है। अमेज़न और पेटीएम जैसी कंपनियां पहले से ही खुले तौर पर कह रही हैं कि वो एआई में निवेश करने के लिए अपनी वर्कफोर्स कम कर रही हैं। ये ट्रेंड अब और तेजी पकड़ेगा। और कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में? विशेषज्ञों के अनुसार सबसे ज्यादा जोखिम में वो नौकरियां हैं जो दोहराव वाली हैं, रेपिटेटिव हैं, जैसे जूनियर कोडर्स, जिनका काम अक्सर गूगल से कोड कॉपी पेस्ट करना या रूटीन कोडिंग करना होता था। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम भी? हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जहां आपको बार बार एक ही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। इसके अलावा बीपीओ, कस्टमर सपोर्ट, रूटीन कानूनी काम, ये सब खतरे की जद में है। इसका मतलब यह है कि ये फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। पहले जहां कंपनियां 10 फ्रेशर्स को काम पर रखती थीं, अब शायद वो सोचेंगी कि एक सीनियर इंजीनियर को एआई टूल के साथ रखकर वही काम ज्यादा बेहतर और सस्ते में करवाया जा सकता है। इसे ही जॉब डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। यह एक कड़वी सच्चाई है। इसे ऐसे सोचिए, सालों तक कंपनियां लकड़ी काटने और कीलें ठोकने के लिए कई जूनियर बढ़ई रखती थी। अब वो एक सोफिस्टिकेटेड सीएनसी मशीन खरीद सकती हैं। तो अब उन्हें 10 नौसिखियों की जरूरत नहीं है? नहीं, उन्हें एक मास्टर बढ़ई की जरूरत है जो उस मशीन को प्रोग्राम करना जानता हो। जैसा कि ब्लू व्हेल ग्रोथ फंड के सीईओ स्टीफन यू ने कहा, यह साल तय करेगा कि कौन सी कंपनियां एआई की विजेता बनेंगी और कौन शिकार। लेकिन भारतीय कंपनियां चुप तो नहीं बैठी होंगी। बिल्कुल नहीं, और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सारी कंपनियां अलर्ट पर हैं। वे सिर्फ अपने कर्मचारियों को एआई इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग नहीं दे रही हैं, वो तो बस पहला कदम है। तो फिर वो क्या कर रही हैं? वे एक पूरी स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल से गुजर रही हैं। मतलब सिर्फ नए टूल सिखाने से बात नहीं बनेगी, पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी ही बदलनी होगी। बिल्कुल। टीसीएस को ही लीजिए, वे अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, वे अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टम एआई एजेंट बनाने के लिए डेडिकेटेड बिजनेस यूनिट्स बना रहे हैं। उनकी सेल्स पिच बदल रही है। कैसे? पहले वे कहते थे हम आपको 100 डेवलपर्स देंगे, अब वे कह रहे हैं हम एक ऐसा एआई सिस्टम बनाएंगे जिससे आपको 100 डेवलपर्स की जरूरत ही ना पड़े और आपकी प्रक्रिया 5 गुना ज्यादा कुशल हो जाए। अच्छा, तो वो घंटे नहीं बल्कि समाधान बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। वे ऑर्डर लेने वाली कंपनी से बदलकर ग्राहकों की समस्याओं को हल करने वाले एआई सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन रहे हैं। तो ये लड़ाई का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हाँ, ये अस्तित्व और प्रासंगिकता की लड़ाई है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि एक एआई टूल ने हमें आईना दिखा दिया है। ये दिखा दिया है कि स्थापित बिजनेस मॉडल कितने नाजुक हो सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये डर, बदलाव और अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की कहानी है। हमारे स्रोतों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, टेक्नोलॉजी एक बहती नदी की तरह है जिसे रोका नहीं जा सकता। चुनौती उसके खिलाफ बांध बनाने की नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी नाव चलाना सीखने की है। नोकिया और कोडेक। हाँ, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियां हमें यही याद दिलाती हैं। वे अपने अपने क्षेत्र के बादशाह थे, लेकिन जब नई तकनीक की लहर आई तो वे उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाए और इतिहास बन गए। और अंत में एक विचार, हमने कंपनियां और बाजारों की बात की, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इस बहती नदी में बह जाने के बजाय इसकी ऊर्जा का उपयोग करने की तैयारी कैसे की जाए? जब एआई रूटीन काम कर सकता है तो कौन से कौशल ज्यादा मूल्यवान हो जाते हैं? देखिए, असल बदलाव सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना सीखना नहीं है, ये एआई से सवाल करना सीखना है। अगर एआई कैसे का जवाब दे सकता है तो इंसान का सबसे कीमती कौशल ये तय करना बन जाता है कि क्या करना है और क्यों करना है। अच्छा, आपका काम अब सिर्फ कोड लिखना नहीं है, आपका काम है सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करना और फिर एआई से पूछना, ऐसे 5 तरीके बताओ जिनसे ये आर्किटेक्चर फेल हो सकता है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, यहीं पर महत्वपूर्ण सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। तो मतलब वैल्यू अब काम करने, एग्जीक्यूशन से हटकर रणनीति और सत्यापन पर आ गई है। आप अब सिर्फ एक निर्माता नहीं हैं, आप एक ही समय में वास्तुकार भी हैं और गुणवत्ता निरीक्षक भी। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है।